हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखिए, आज का चैप्टर बहुत मज़ेदार होने वाला है। और मज़ेदार क्यों ना हो, अगर आपने एक जगह बैठकर सुबह से शाम तक काफ़ी मेहनत करी हो, काफ़ी पढ़ाई करी हो, उसके बाद अगर आपसे कोई बोले कि भाई आपने फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, आपने कुछ भी वर्क डन नहीं किया, आपका वर्क डन तो ज़ीरो है, तो अब आपको कैसा लगेगा। ठीक है, तो आज हम ऐसा ही कुछ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वर्क एंड एनर्जी, क्लास 9 का ये चैप्टर है। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी क्लास 9 का फिजिक्स का ये चैप्टर है, और हम जो पढ़ेंगे वो बेस्ड अपॉन एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए समझते हैं वर्क डन क्या है। देखो, अगर मैं पहले फिजिक्स की बात करूं, साइंस की बात करूं, तो वर्क डन हमारा जो होता है, वर्क डन होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आप ये तीन एग्जाम्पल पढ़ो तो आपको लगेगा आपने इतनी हार्ड वर्क की, इतनी हार्ड वर्क करी, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो आपने कोई वर्क डन किया नहीं। ठीक है, क्यों? फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क डन में क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क डन हमारा ज़ीरो है। ठीक है, आपने पूरे दिन हार्ड वर्क किया, एक जगह बैठकर आपने पढ़ाई करी, खूब मेहनत करी एग्जाम के लिए, लेकिन आपका जो हार्ड वर्क है वो हम कहेंगे कि भाई ज़ीरो। फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या है, वो ज़ीरो है। क्योंकि वहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। ठीक है, उसी तरह से ये सेकंड एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल में क्या है, आप एक ह्यूज रॉक को पुश कर रहे हैं। ठीक है, और आपने जो खूब मेहनत करी, पसीना काफ़ी निकला आपका, खूब मेहनत करी, लेकिन आपके इतने मेहनत के बावजूद भी अगर वो वहाँ से हिला नहीं, पत्थर हिला नहीं वहाँ से, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो था वो उसका रहा ज़ीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो रहा तो फोर्स जो लगेगी, फोर्स तो आपने लगाई, लेकिन जो वर्क डन जो होगा, वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हमारा ज़ीरो, तो वर्क डन हमारा कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स या अकॉर्डिंग टू साइंस वर्क डन विल बी ज़ीरो। ऐसे एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आप एक जगह पर कहीं खड़े हैं, ठीक है, आपके सिर पर एक काफ़ी हैवी लोड रखा हुआ है, आप खड़े खड़े थक गए क्योंकि आपके सर पर वजन है, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग देयर इज नो वर्क डन। क्यों? क्योंकि वहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। अब अगर जरा समझे हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वर्क डन की, वो क्या है, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क डन हमारा क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सपोज एक कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, इसमें जो हम लगा रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं इधर, ये हमारी फोर्स लग रही है, और ये हमारे फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट हमारा मूव करने लगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, एस से हम इसको डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहे हैं। तो पहले अगर ये यहाँ था, अब कुछ टाइम बाद अगर ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पहुँच गया, तो ये जो इसने डिस्प्लेसमेंट अचीव किया, ठीक है, तो वर्क डन हमारा क्या रहा, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, आई थिंक आपको वर्क डन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं जरा। इफ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो चलिए जो जो डेटा दे रखा है पहले हम वो लिख लेते हैं। फोर्स दे दिया हमें 7 न्यूटन, तो F इक्वल टू दे दिया 7 न्यूटन। ओके, द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी S की वैल्यू यानी डिस्प्लेसमेंट जो दे दिया वो 8 मीटर दे दिया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अच्छी बात है। अब पूछा है हमसे कि व्हाट इज द वर्क डन इन दैट केस, इन दिस केस। तो वर्क डन हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स हमारा दे रखा है 7 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है हमारा 8, तो 7 8 या 56 जूल। ठीक है, 56 जूल। जो वर्क डन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल। ठीक है, अब जरा इसकी यूनिट भी एक बार निकालना देख लेते हैं कैसे निकल के आती है इसकी यूनिट। वर्क डन हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो क्या हो गया न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही हम बोलते हैं जूल। ठीक है, 1 जूल, 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल। अब देखिए समझ लेते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन क्या होता है। तो देखिए पॉजिटिव वर्क डन कब कहलाएगा, जब फोर्स हमारा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की तरफ लगेगी, यानी जिधर फोर्स लग रही है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है उसी डायरेक्शन में अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब हम बोलेंगे कि वर्क डन हमारा पॉजिटिव है। अगर इसके विपरीत हो, यानी जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, तब फिर क्या कहलाएंगे, तब फिर हम बोलेंगे कि नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। ओके, ये दो वर्क डन हो गए हमारे, नेगेटिव वर्क डन एंड पॉजिटिव वर्क डन। तीसरा एक केस और है, अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं
और वर्क डन हो ही ना, ठीक है, तो वो वर्क डन कब नहीं होगा, वर्क डन तब नहीं होगा और फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है, ठीक है, तब उस केस में वर्क डन हमारा क्या होगा, जीरो, ठीक है, उस केस में हमारा जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन समझते हैं जरा, ठीक है, एक क्वेश्चन समझते हैं फिर आपको और क्लियर होगा। चलो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, देखो, ए पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज of 15 kg from the ground and puts it on his head 1.5 मीटर above the ground। तो देखिए लगेज का मास दे रखा है 15 kg, तो m इक्वल टू हो गया हमारा m इक्वल टू 15 kg, ठीक है। इसके बाद जो हाइट है उसकी दे रखी है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, यानी कि h इक्वल टू मैं लिख लेता हूँ 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, तो 1.5 मीटर इसकी डिस्टेंस हो गई, या फिर मैं ये कहूँ कि इसकी हाइट हो गई ग्राउंड से ऊपर की तरफ। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। अब देखिए वर्क डन का हमारा फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का हमारा फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स, अब क्योंकि यहाँ पर मास दे दिया, तो देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारा ये रखा हुआ है तो हमेशा एक डाउनवर्ड फोर्स लगाता है, एक डाउनवर्ड फोर्स लगाता है, और वो फोर्स किसके इक्वल होती है, मास इनटू ग्रेविटी या मास इनटू एक्सिलरेशन के बराबर। अब यहाँ पर मास दे दिया कितना, 15 kg दे दिया, तो F की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ mg, ठीक है, इनटू s यानी जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसकी जो हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है 1.5 मीटर, तो मैंने यहाँ लिख देता हूँ 1.5। तो जरा पुट कर देते हैं वैल्यू, मास दे रखा है 15 kg, g, इस केस में मैं यहाँ g यानी कि जो ग्रेविटी का जो एक्सिलरेशन है मैं उसको 10 ले लेता हूँ, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैसे 9.8 होता है, आप कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। तो जी की वैल्यू कितनी ले ली हमने, 10 ले ली इंटू 1.5। तो देखिए इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 इंटू 10 इंटू 1.5 कितना हो, 15 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आंसर आपका 15 इंटू 15 यानी 225 जूल, ठीक है, 225 जूल विल बी द वर्क डन, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, अब समझ लेते हैं कि एनर्जी क्या होती है। देखिए आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। इसकी यूनिट वही होती है जो कि वर्क डन की होती है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ जो वर्क होती है जूल होती है या फिर न्यूटन मीटर, 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब एनर्जी हमारी कितनी तरह की होती है, देखो एनर्जी हमारी लाइट एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है, केमिकल एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी। स्पेशली अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी की बात करूं तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है उसी को हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए समझते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पजेस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है, उसमें कोई गति हो रही है, अगर उसमें मूवमेंट कोई हो रहा है, तब वो काइनेटिक एनर्जी पजेस करेगा, ठीक है। जब किसी चीज में मोशन हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट में, तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी पजेस करेगा, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का हम जरा डेरिवेशन निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखिए काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला, देखिए काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन वैसे तो एक ही है। अब वर्क डन हम इस केस में निकालेंगे तो वर्क डन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमें यह भी पता है कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम ए होता है, F इक्वल टू एम ए, तो F की जगह मैंने लिख दिया एम ए, सॉरी जी नहीं एम ए, ठीक है। जब जी की जरूरत पड़े यानी जब कोई चीज़ ऊपर जा रही है या फिर कोई चीज़ नीचे आ रही है, तब उस केस में एक्सीलरेशन हमारा जी के बराबर हो जाता है। यहाँ पर मैं F की वैल्यू एम ए लिख देता हूँ, F इक्वल टू एम ए इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट को मैं एक चीज़ से और रिप्लेस करूँगा। देखिए अगर आपको याद हो, आपने चैप्टर में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो इक्वेशन ऑफ मोशन एक हमारी थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन। वैसे तो आपके पास 3 इक्वेशन थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और एक थी तीसरी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं यहाँ से जो दूसरी इक्वेशन मैंने जो आपको बताई ना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यहाँ से मैं s की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ से s को इधर ही रहने देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, s की वैल्यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, वर्क डन की बात करें तो m तो ऐसे रहने दिया, a को भी ऐसे रहने दिया, s की जगह मैंने पुट कर दिया वी स्क्वायर
माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। तो वर्क डन हमारा कितना आ गया, वर्क डन आ गया एम ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और a से ये a को कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है हमारा, ये 2 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/2, 2 है ना, इसको मैंने सामने लिया है, हाफ एम, ये ब्रैकेट में ले लिया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो वर्क डन हमारा आ गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और ये जो वर्क डन है हमारा, क्योंकि मोशन की वजह से हो रहा है, मैं इसको काइनेटिक एनर्जी भी दे सकता हूँ। ठीक है, एनर्जी जो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या है, हमारा कोई वर्क डन हमारा अगर मोशन की वजह से हो रहा है वो हमारा काइनेटिक एनर्जी, या फिर एनर्जी पॉजेस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ये काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला बन के आ गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी जैसे अभी हमने लिखाया तो क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर इनिशियल वेलोसिटी को अगर मैं जीरो ले लेता हूँ, ठीक है, इफ u इक्वल टू जीरो, अगर इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो है तब फिर काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो। तो ये कितना आ गया, उस केस में काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला बन जाता है हाफ एम वी स्क्वायर। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यही यूज करते हैं। ठीक है, तो u हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट या कोई हमारा मोटर या व्हीकल कुछ अगर कोई चीज़ चल रही है, अगर इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है तब फिर काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल है ये कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg, तो देखिए मास दे दिया हमें 15 kg, तो m इक्वल टू 15 kg लिख लेते हैं। और क्या दिया, इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पॉजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट कोई चल रहा है, कोई दूसरी स्टार्टिंग की या इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे नहीं रखे, तो हम उसको केस को मानेंगे जीरो, यू इक्वल टू जीरो। हम क्या पूछा हमें इसमें, काइनेटिक एनर्जी, तो हम काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम कितना है 15 और वेलोसिटी कितनी दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड, तो 4 इंटू 4, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी यानी 2 बार लिखना है, 2 से 2 काट देंगे। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, 2 से 2 काट दिया, क्या बचता है ये 1/2, तो अब यहाँ नहीं बचा, अब यहाँ ऊपर बचा 15 इंटू 2 4 जा 8। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है 15 8 जा 120। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जी हमारी आएगी जूल में, काइनेटिक एनर्जी हमारी आ गई 120 जूल। ठीक है, आसान है, तो इसके जो न्यूमेरिकल है वो बहुत आसान है। अच्छा, अब अगर कोई दो काइनेटिक एनर्जी है, उसमें जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी ना उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी अगर उनका मास एक सा है तो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारा फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एक और ऑब्जेक्ट है उसका भी उसकी भी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। सपोज दोनों का मास सेम है और एक की वेलोसिटी v1 है, एक की वेलोसिटी v2 है, तब किस केस में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी की जो वैल्यू बड़ी होगी वो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो देखिए अगर फॉर्मूला देखा जाए तो फॉर्मूला हमारा होता है हाफ एम वी स्क्वायर। भाई मास पे डिपेंड है या वेलोसिटी पे डिपेंड है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी, पहला मास, दूसरा वेलोसिटी। अच्छा, तीसरी चीज़ ये क्या है हमारा मोमेंटम। तो देखिए मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है हमारा मास इंटू वेलोसिटी, यानी दोनों पे ही निर्भर करती है ये। ठीक है, क्योंकि v पे ज़्यादा करती है, क्यों v पे ज़्यादा करती है, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि v का स्क्वायर करते हैं हम। ठीक है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये दोनों पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टाइप की जो हमारी एनर्जी है वो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द एनर्जी दैट इज पॉजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। मान लो ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है, एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये कम ऊंचाई पे रखा हुआ है, ये ज़्यादा ऊंचाई पे रखा है, तो मैं आपसे पूछूं किसमें किसमें पोटेंशियल एनर्जी, तो किसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली इसमें। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है उसकी पोजीशन पर, जिसकी जितनी ज़्यादा ऊंची पोजीशन होगी या जितनी ज़्यादा उसकी हाइट होगी उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालूं, देखो बहुत आसान है, फॉर्मूला हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने,
फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए, और डिस्प्लेसमेंट, अब क्योंकि कोई हमने ऑब्जेक्ट को हमने एक हाइट पर रखा हुआ है, तो वो हाइट उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी यानी h होगी। अब क्योंकि हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं यानी कि अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक की कोई एक हाइट थी, तो अगेंस्ट ग्रेविटी हमें कोई काम करना पड़ रहा है, तो वो एक्सिलरेशन उस केस में क्या होगा, g हो जाएगा। तो एम ए की जगह में क्या लिखूंगा, m इंटू जी, ठीक है। अगर हम अर्थ के लेवल से ऊपर की तरफ ले जाते हैं तब हम g की वैल्यू जो होगी वो हमारी माइनस में लेते हैं, और कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है तब भी जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, और उस केस में एक्सीलरेशन क्या होगा, प्लस का g लेंगे, ठीक है, mgh हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो गई, वर्क डन, अगर हम पोजीशन करें तो वर्क डन हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, और वो कितना होता है, mgh, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये डेरिवेशन आप ये और यहाँ से ये देख सकते हो, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स की वैल्यू mg और डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया h, तो क्या होगा mgh, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बहुत आसान सा है, आप ये खुद भी कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg, तो देखिए मास दे दिया 12 kg, तो m इक्वल टू लिख लेते हैं 12 kg, इज एट ए सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड, कुछ हाइट दे रखी है, चलो हाइट हमें जो दे रखी है वो दे नहीं रखी, वो हमें पता करनी है। इफ़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मैं पी ई लिख देता हूँ, या आप सिंपल ई लिख सकते हो, वो दे रखी है 480 जूल। पूछा है तुमसे फाइंड दी हाइट, अच्छा चलो हमने पहले लिख दिया। अब g की वैल्यू जो दे रखी है यहाँ पे, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, हमें हाइट पूछिए। अब देखिए फॉर्मूला हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है हमारा mgh, m कितना है 12, g कितना है 10, h कितना है हमें पता करना है, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे दे दी हमें 480, तो 480 इक्वल टू दिस मच। h हमें पता करना है, h को यहीं रहने देते हैं, और बाकी ये 12 इंटू 10 ये 120 हो जाएगा, लेकिन अभी मल्टीप्लाई नहीं करते, दूसरी तरफ इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 480 डिवाइड बाई 12 इंटू 10, ठीक है, 12 इंटू 10 लिख, चलो 120 लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, और 12 4 जा 48, तो h की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, h इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है, h इक्वल टू कितना आ गया हमारा 4 मीटर, ठीक है। तो आसानी से आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं आगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है हमारा, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी हमारे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी जो रहेगी वो अनचेंज रहेगी, वो टोटल एनर्जी जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो देखिए टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी हम यहाँ पे मेनली काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, तो वो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगी। मैं एक बार एक फिगर बनाने से मैं आपको एक फिगर बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा रखा हुआ था, कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था जिसका मास था m, अब इस केस में क्योंकि एक पोजीशन पे एक हाइट पे रखा था, मैं हाइट दे देता हूँ यहाँ पे h, ठीक है, इस केस में हाइट दे दी मैंने h। अब यहाँ पर एक ऊंचाई पे रखा था, और ये जो हमारा अर्थ का लेवल, ठीक है, ये हमारा सरफेस ऑफ अर्थ है। अब यहाँ पर इसमें जो टोटल एनर्जी रहेगी, वो क्या रहेगी, वो रहेगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब क्योंकि यहाँ मोशन तो कर नहीं रहा, तो काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी, और पोटेंशियल एनर्जी इसकी टोटल रहेगी mgh, ठीक है, क्या रहेगी mgh, ठीक है। अब जो टोटल एनर्जी, तो इस हिसाब से टोटल एनर्जी सिर्फ mgh होगी। अब जैसे जैसे हम नीचे लाएंगे, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे आता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इसमें मोशन आने लगा, इसमें मोशन होने लगा, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, और क्योंकि पोजीशन इसकी घटती जाएगी, तो मान लो इस पोजीशन पे मैं बात करूं, तो इस पोजीशन पे क्या होगी, हाफ m कुछ v स्क्वायर, v1 मान लेता हूँ, v2 कुछ भी होगी वो, प्लस mgh जो भी डैश होगी, मान लो मैं यहाँ तक अगर मैं h डैश ले लेता हूँ, ठीक है, h डैश ले लेता हूँ, तो यहाँ तक जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgh डैश, ठीक है। अगर मैं यहाँ नीचे पहुँच जाता हूँ, तो नीचे पहुँचते ही जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो तो हो जाएगी 0। इस केस में mgh
प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि नीचे आते आते इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। जब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी जो हो गई वो हो गई सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई ये क्या हो गई, ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, क्यों, एच इज़ ज़ीरो, यहाँ पे एच क्या हमारा ज़ीरो है, इस नीचे पहुँचते ही हाइट ज़ीरो हो गई तो एम जी एच की वैल्यू ज़ीरो। तो टोटल एनर्जी जो स्टार्टिंग में थी, ठीक है, जो टोटल एनर्जी जो हमारी स्टार्टिंग में थी, जो टोटल एनर्जी मैं यहाँ एक बार बताता हूँ, जो टोटल एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या थी, जीरो प्लस एम जी एच, यानी टोटल की टोटल थी यहाँ पर स्टार्टिंग में एम जी एच, और नीचे जो होगी वो क्या रहेगी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। वो फिलहाल दोनों ये सेम है, जो स्टार्टिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, यानी हाफ एम वी स्क्वायर बन गई। ठीक है, तो ये मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है, लेकिन किसी भी पॉइंट पर सम ऑफ ऑल एनर्जी इज कांस्टेंट। ठीक है, आगे चला जाए, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर। क्यों पावर, क्यों, देखो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क को ही हम पावर बोलते हैं। ठीक है, जब भी फिजिक्स में रेट वर्ड लग जाता है तो रेट का मतलब होता है डिवाइड बाई टाइम, डिवाइड बाई टाइम। तो डूइंग वर्क मतलब वर्क अपॉन टाइम, तो यहीं से पावर की डेफिनेशन बन जाती है। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क अपॉन टाइम क्या बन गया, वर्क अपॉन टाइम बन जाता हमारा पावर। तो पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, या द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। अब पावर का फॉर्मूला हमने बना दिया, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब इसकी यूनिट कैसे निकाली जाए, तो देखिए पावर इक्वल टू वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जूल अपॉन टाइम, तो टाइम का सेकंड, तो जूल पर सेकंड है, इसी को हम वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाट। ये जेम्स वाट के नाम पर ये यूनिट बनी थी, उनके ऑनर में, उनके सम्मान में, वाट। ठीक है, तो 1 जूल पर सेकंड को हम 1 वाट बोलते हैं। ठीक है, तो पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वाट। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ए बॉय ऑफ मास 50 kg, तो मास दे दिया 50 kg, m इक्वल टू 50 kg। ठीक है, रन्स अप अ स्टेयरकेस, ठीक है, सीढ़ियों पर चढ़ता है वो 45 स्टेप्स इन 9 सेकंड, तो यहाँ टाइम दे दिया, टाइम इक्वल टू 9 सेकंड। इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर, उसको 45 स्टेप चढ़नी है और एक स्टेप की जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से टोटल हाइट कितनी होगी, 45 स्टेप है और एक स्टेप की हाइट है 15 सेंटीमीटर, तो 45 इंटू 15 हो गई। तो जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा सेंटीमीटर में। अब क्योंकि हमें मीटर में निकालना है, क्योंकि हमें एम के एस यूनिट में निकालना है, एसआई यूनिट में निकालना है, तो हम डिवाइड बाई 100 कर देंगे। तो जब 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आंसर फिर हमारा आ जाएगा मीटर। फिर से एक बार समझो, हाइट हमें निकालनी है, एक सीढ़ी की जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और टोटल जो स्टेयरकेस यानी टोटल जो सीढ़ियों में जो टोटल स्टेयरकेस में 45 स्टेप में, तो 45 स्टेप में तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, तो टोटल हाइट हो जाएगी 45 इंटू 15, क्योंकि सेंटीमीटर में था तो इंटू जो सेंटीमीटर में रहने दिया। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा, 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ सेंटीमीटर को हटा देता हूँ, अब यहाँ लिख देता हूँ मीटर, क्यों, क्योंकि मैंने 100 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब ये जो हाइट आएगी ये मीटर में आ जाएगी। अब क्या पूछा, फाइंड इज पावर, तो देखिए पावर का हमारा फॉर्मूला होता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन हमारा वो पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है। इस केस में क्योंकि वह लड़का ऊपर गया है 45 सीढ़ी पार करके, 45 स्टेप्स चढ़ के ऊपर गया है, तो पोजीशन की वजह से जो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो होगा mgh, क्या होगा, m इंटू जी इंटू एच अपॉन टाइम। टाइम कितना दिया यहाँ पे, 9 सेकंड। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। मास देखिए कितना दे रखा है, 50 kg, तो 50 इंटू जी की वैल्यू कितनी है, 10 ले लेते हैं, जी की वैल्यू 10 दे रखी है, जी की वैल्यू 10 इंटू एच कितनी है, देखो अब ये वैल्यू जो हमने निकाली थी ना, ये वैल्यू वो यहाँ पुट कर देते हैं, 45 इंटू 15 अपॉन 100 और अपॉन में टाइम जो 9 है, ये क्या 9 क्या सेकंड था। ठीक है, तो अपॉन में यहाँ 9 लिख देता हूँ। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। 50 को मैं डायरेक्ट काट देता हूँ, 50 2 जा 100, ठीक है, 50 2 जा 100,
अब 2 से काट दिया, 2 को 5 से, 2 5 जा 10। ठीक है, अब जो हमारे पास बचता है अब उसको एक बार हम लिख लेते हैं। अब जो बचता है हमारे पास क्या बचा, 5 इंटू 15, हाँ 5 इंटू 15 इंटू 45, चलो 15 पहले लिखूँ चाहे 45 बाद में लिखूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 इंटू 15 इंटू 45 और नीचे कुछ नहीं बचा, अपॉन बचा हमारा 9। ठीक है, तो अब 9 से काट दें, 9 5 जा 45। ठीक है, 9 5 जा 45, क्या बचता 5 5, ये बचा 5 इंटू 15 इंटू 5, तो 15 पंजे यहाँ 75 कर देता हूँ डायरेक्ट। अब यहाँ देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा। 5 5 25, 2 5 7 35, 375। ठीक है, 375 यानी 375 वाट। ठीक है, आंसर हमारा कितना आ गया, 375 वाट हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारी पावर निकालनी थी, तो पावर आ गई हमारी 375 वाट। एक बार फिर से समझ लेते हैं। मास दे रखा था 15 kg, टाइम दे रखा था 9 सेकंड, हाइट दे रखी थी 45 स्टेप और 15 सेंटीमीटर इसकी एक स्टेप की हाइट थी। तो टोटल स्टेप की हाइट कितनी आ गई, 45 इंटू 15 और 100 से डिवाइड कर दिया इसको मीटर में चेंज करने के लिए। पावर का फॉर्मूला mgh अपॉन टाइम लगा दी, क्योंकि वर्क डन हमारा mgh था, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही थी तो पोटेंशियल एनर्जी हमने वर्क डन ले लिया, दोनों को सॉल्व कर दिया, कितना आ गया 375 वाट। ठीक है, अब चलते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो देखिए कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी के वो यूनिट जो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। जैसे हमारे जो घरों में जो बिजली आती है, घर में जो बिजली का जो मीटर का जो बिल आता है ना, वो बिल जो हमारा आता है वो यूनिट्स में आता है। हमने देखा होगा कि भाई 200 यूनिट 300 यूनिट इस तरह से। तो वो यूनिट क्या होती है, वो जो कमर्शियल यूनिट है ना वो होती है हमारी KWH, किलोवाट आवर। ये हमारा 1 यूनिट के बराबर होता है। घर में जो हमारा बिजली का जो बिल आता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल, तो मान लो हमने 500 यूनिट बिजली का यूज़ किया, 500 यूनिट बिजली का यूज़ किया, तो 500 किलोवाट आवर बिजली हमने यूज़ करी। एक महीने का आता है तो एक महीने के हिसाब से। ठीक है, हम एक दिन का भी निकाल सकते हैं, पर यूनिट के हिसाब से हम जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं। तो जरा इस समझने की कोशिश करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है क्या। देखो जनरली जो हमारे जो जूल था, जो एनर्जी की यूनिट जो जूल थी वो छोटी थी, तो यूनिट जूल इज टू स्मॉल एंड हैंस इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। इसलिए हमने एक बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल किया, जिसको हम बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो कि है किलोवाट आवर। अब समझते हैं 1 किलोवाट आवर कितना होता है। तो देखिए 1 किलोवाट आवर होता है, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर में देखो किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। पहले तो किलो का मतलब समझो, जहाँ भी किलो लग जाता है ना तो किलो का मतलब होता है 1000। अब वाट था तो 1000 वाट हो गया। आवर, तो एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं भाई, एक घंटे में 60 मिनट होती हैं। अब हमें ये मिनट में मिल गया, अब क्योंकि हमें तो चाहिए सेकंड में, तो एक मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, तो 60 सेकंड होती हैं। तो फिर से हमने इसको 60 में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो आंसर हमारा आ गया, ये आ गया सेकंड में, तो कितना आ गया 1000 इंटू 6 यानी 3600, इतना वाट सेकंड आ गया, वाट सेकंड। अगर मैं इसको सही तरह से लिखूं तो मैं इसको लिख देता हूं 36 के आगे 2 जीरो ये और 3, यानी कि 1 2 3 4 5 5 जीरो, यानी वाट सेकंड आ गया, वाट सेकंड आ गया। और मैं इसको लिख सकता हूँ जूल। ठीक है, तो जूल की एनर्जी होती है, सॉरी जो जूल जो ये यूनिट ऑफ एनर्जी होती है, तो वाट सेकंड भी क्या है, जूल के बराबर। अब इसको और मैं सही वे में लिखूं तो हम एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, देखो जितने 5 जीरो ये और छठा ये 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो जो हमारा घर में जो बिजली का बिल आता है, तो हम बोलते हैं ना 1 यूनिट आया, 2 यूनिट, 200 यूनिट आया, 1000 यूनिट आया, तो 1 यूनिट क्या होता है, जो घर में जो बिजली का जो बिल आता है ना, तो 1 यूनिट इक्वल टू 1 KWH होता है। अगर आपका बिजली का बिल सपोज 200 यूनिट आया, एक महीने का 200 यूनिट बिल आया, तो 200 यूनिट का मतलब क्या हुआ, 200 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इतना जूल आपने बिजली का इस्तेमाल किया। ठीक है, जो बिजली का बिल जनरली मंथली आता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब
ऑफ 60 वाट, 60 वाट का कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है। तो यहाँ पावर इक्वल टू हो गई 60 वाट। अब इज यूज्ड फॉर 6 आवर पर डे, तो यहाँ टाइम कितना हो गया 6 घंटे पर डे, तो 6 आवर है। 6 आवर अगर मैं एक दिन के लिए यूज़ करूँ तो 6 आवर तो हो गया, मिनट में चेंज करूँ तो 60 मिनट, और इसको सेकंड में चेंज करूँ तो इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो अब ये जो टाइम पूरा हो गया ये हो गया इतना सेकंड, ठीक है, इतना सेकंड। पावर पता पड़ गया, टाइम पता पड़ गया। कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी, अब देखिए यूनिट्स ऑफ एनर्जी पूछा है, मतलब कि मैं जो एनर्जी निकालनी है वो kWh में निकालनी है इन 1 डे बाय द बल्ब, ठीक है। चलो अब एनर्जी हमें चाहिए kWh में, तो पावर हमारा आया 60 वाट, 60 वाट को हमें किलोवाट में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो अब तो हो गया ये kW। अब टाइम जो दे रखा था हमारा वो 6 आवर दे रखा था, तो टाइम को 6 आवर ही रहने देते हैं, ठीक है। ये जो मैंने जो चेंज आपको करवाया था ना, ये चेंज तब कराया था अगर हमें एनर्जी जूल में निकालनी होती, ठीक है। तो फिलहाल इसको हमें नहीं चेंज करेंगे, फिलहाल टाइम को हम 6 आवर में रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए kWh में। क्यों? क्योंकि इतनी ही यूनिट होती है, यूनिट्स पूछिए ना, तो यूनिट्स हमें kWh में निकालना है। तो पावर दे रखे 60 वाट, तो 60 वाट को हमने चेंज किया 60/1000, और आवर दे रखे हैं एक घंटे में 6, यानी कितना आ गया, ये आ गया 6 6 जा 36, 360/1000, इतना आ गया हमारा, ठीक है। तो जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो कितना आ गया, नीचे दो जीरो हैं, तो 36 तो ये हमारा था ही, इसको अगर मैं डेसिमल में चेंज करना है 2 जीरो है तो 1 2, यानी यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 0.36 kWh, या फिर हम इसको सही लिखें तो 0.36 यूनिट, क्योंकि घर में जो बिजली का बिल आता है वो किस में आता है, यूनिट में आता है, ठीक है। तो इतना यूनिट हमारा बिजली का खर्चा आएगा, कितना 0.36 यूनिट एक दिन में, ठीक है, एक दिन में। मान लो पूछा जाएगा एक पर्टिकुलर मंथ में कितना आएगा, तो फॉर 1 मंथ, अगर हमें एक मंथ के लिए पूछा जाए तो ठीक है, हालांकि इतना जो पूछा था क्वेश्चन में इतना हो गया, 1 मंथ के लिए अगर आपको बिजली का बिल निकालना है या एक महीने में कितनी यूनिट की खपत हुई, तो 30 डेज के लिए जनरली हम ले रहे हैं, तो 30 डेज इंटू 0.36, इतना जो आएगा वो हमारा इतने यूनिट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम बिजली का बिल एक महीने के लिए निकाल सकते हैं, कितने यूनिट का हमने खर्चा किया, ठीक है। तो ये था पूरा चैप्टर। आई होप कि आपको सभी को समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, मैं कोशिश करूँगा एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को कवर करने की। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करें, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।